तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब हम लोग का प्राइस, किसी भी चीज का वैल्यू गिर जाता है, डिक्रीज होता है। इस ये बिजनेस के लिए क्या होता है? लॉस होता है। तो डेप्रिसिएशन इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। क्यों? क्योंकि एक फिक्स्ड एसेट दो तरीके का होता है। एक टेंजिबल एसेट, एक इनटेंजिबल एसेट। जो टेंजिबल एसेट होता है उसका मतलब होता है जिसे हम लोग टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट होता है जिसको हम लोग ना तो देख सकते हैं और ना तो टच कर सकते हैं, बट उसका वैल्यू होता है। तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर होता है? टेंजिबल एसेट के ऊपर होता है, इनटेंजिबल के ऊपर नहीं होता है। और या तो कह सकते हैं डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट का होता है। पर अगर कहीं पे ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, तो हम लोग टिक लगाएंगे टेंजिबल एसेट में, क्योंकि फिक्स्ड एसेट दो टाइप का है, तो उसमें भी टेंजिबल में होता है सिर्फ। पर अगर ऑप्शन में सिर्फ फिक्स्ड एसेट है तो फिक्स्ड एसेट पे हम लोग टिक लगाएंगे। थ्योरी इतना अच्छे से समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आंसर भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा, इसलिए थ्योरी पढ़कर जाना कंपलसरी है। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, आज अगर हम एक फर्नीचर खरीदे हैं तो हम लोग उसको यूज करें या ना करें, उसका वैल्यू टाइम के साथ गिरता जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग कर लिए। अब क्वेश्चन आता है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का क्या जरूरत है, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे को मेरे एसेट का ट्रू वैल्यू जानना है। मेरे को जानना है कि इसका रियल में कितना वैल्यू है, नंबर वन। दूसरा रीजन है, आज अगर हम इसको सेल करने के लिए जाते हैं तो मेरे को कितने में सेल करना है, इसके लिए इसका आज का वैल्यू जानना होगा। तीसरा रीजन है कि मेरे को जानना है कि और कितना लाइफ बचा है इस एसेट का। जैसे कि आज अगर हम लोग कोई मोबाइल खरीदते हैं तो सोचते हैं कि ये मोबाइल 3 साल और चलेगा। तो जब उस 2 साल बीत गया ऑलरेडी, तो हम लोग को पता है कि 3 साल चलेगा, तो तीसरा साल इसका वैल्यू कितना है और कितना चलेगा, ये जानने के लिए। फोर्थ है, हम लोग को ट्रू प्रॉफिट जानना है। पीएल जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें टू डेप्रिसिएशन भी लिखते हैं, तो उसका इफेक्ट नेट प्रॉफिट पे पड़ता है। तो हम लोग को अपने बिजनेस का ट्रू फिनेंशियल पोजीशन जानना है कि सही नेट प्रॉफिट क्या है। तो ये सारे रीजन के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन का रियल में 14 मेथड है, पर सम्स आता है मेनली सिर्फ दो मेथड से। पर हम सारा मेथड सिखा देंगे, क्योंकि रेयरली, मतलब कभी कभी हम लोग देखते हैं कि किसी भी मेथड से सम्स दे दिया है, एक दो मार्क्स का भी दे देता है। तो इसलिए सारा मेथड सीखेंगे। टोटल 14 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन है। सबसे कॉमन जो तुम लोग 11 में पढ़कर आए हो वो है एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा डब्ल्यूडीवी मेथड। तो टोटल दो मेथड है, एक एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग शॉर्ट में एसएलएम कहते हैं। अब इसका बहुत सारा नाम है, जैसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये सारा हम जब थ्योरी देंगे तो उसमें लिखवा देंगे। दूसरा है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, इसको कहते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड। पर इसका भी बहुत सारा नाम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, वो सारा भी हम नोट्स में दे देंगे। तो अब क्वेश्चन आता है, इन दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है? सोचो हम लोग कोई एसेट खरीदे हैं 10,000 रुपीज में,
हम लोग 10,000 रुपए में एक एसेट खरीदे हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग एक एसेट खरीदे हैं 10,000 में। अब सोचो इसका डेप्रिसिएशन रेट हम लोग खुद ही डिसाइड कर लेते हैं 10%। मतलब एसेट जब हर साल गिरता है तो कितने वैल्यू से गिरता है, 10% से हर साल गिर जाता है। अब डेप्रिसिएशन हम लोग लास्ट डे पे कैलकुलेट करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या डेट रहेगा, 31 दिसंबर 2009। हम लोग डेप्रिसिएशन देंगे किसके ऊपर, 10,000 के ऊपर, दैट इज 1,000। तो ये हम लोग का बैलेंस बचता है 1,000। अगर 10,000 में एसेट लाए थे, 1,000 उसका वैल्यू गिर गया, तो उसका वैल्यू कितना है, 9,000। फिर हम लोग फिर हम लोग का बैलेंस कितना हो गया, 1/1/2010 में 9,000। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि हर साल हम लोग सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन दे रहे हैं, मतलब एवरी ईयर 1,000 ही डेप्रिसिएशन दे रहे हैं। पर डब्ल्यूडीवी में क्या होता है, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हो जाता है। जैसे कि पहला साल तो इसमें भी यही होगा, पहला साल कोई चेंजेस नहीं है। पर दूसरा साल क्या होगा, इस बार जो 10% देंगे वो 9,000 के ऊपर देंगे, दैट इज 900। तो हम लोग क्या डिफरेंस देख रहे हैं दोनों में, हम लोग दोनों में ये डिफरेंस देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहता है, और डब्ल्यूडीवी में हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है। तो बहुत बार हम लोग को एमसीक्यू मिलेगा कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिक्रीज होते जाता है, तो हम लोग डब्ल्यूडीवी बोलेंगे। दूसरा एमसीक्यू आता है कि कौन से मेथड में डेप्रिस अल्टीमेटली जो अमाउंट होता है एसेट का वो ज्यादा रहता है। देखो इसमें 3 साल के बाद एसेट का अमाउंट 7,000 है, इसमें 3 साल के बाद एसेट का अमाउंट 7,290 है। तो डब्ल्यूडीवी में एसेट का प्राइस ज्यादा होता है, लास्ट में जो बचता है वो ज्यादा बचा हुआ रहता है। देखो इसमें 1 नंबर में बोल रहा है ओरिजिनल कॉस्ट है हम लोगों के मशीन का 12,60,000। सैल्वेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, सैल्वेज वैल्यू का दूसरा नाम होता है रेसिडुअल वैल्यू, और तीसरा नाम होता है स्क्रैप वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, जैसे सोचो आज कोई भी तुम लोग के घर में एसेट होता है, जैसे फर्नीचर होता है, मोबाइल होता है, या कुछ भी होता है। तो वो जब उसका पूरा तुम लोग यूज करना, मतलब बोलते हो भी किसी यूज का नहीं है, पूरा फेंकने के हाल में भी रहता है, फिर भी वो रद्दी के रेट में तो बिकता है ना। रद्दी वाला तो उसको लेकर जाता है, और रद्दी वाला जब उसको लेकर जाता है तो 100 200 500 कुछ तो देता है। दैट वैल्यू इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। जो लास्ट में कुछ तो मिलेगा उसको कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो उसी को सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं। तो बोल रहा है सैल्वेज वैल्यू इसका है ही नहीं, मतलब जिस दिन इसका लाइफ खत्म होगा ये 1 रुपया में भी नहीं बिकेगा। लाइफ कितना है, 6 इयर्स। डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर अंडर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। हाँ देखो इसमें हम लोग को क्या दिया है, पहले तुम लोग रूल समझ लो। इसमें हम लोग का फॉर्मूला क्या रहता है, पहले हम एक एग्जाम्पल करा रहे हैं। अगर हम लोग को दिया है कि हम लोग के एसेट का लाइफ है 10 इयर्स,
और तो बेसिकली हम लोग इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2। ये इसका फॉर्मूला है। तो हम लोग करेंगे कैसे, n कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स, कितना लाइफ है, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, तो क्या है 10। तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 55। तो ये पहले हम लोग निकाल लिए। इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या है डेप्रिसिएशन का, लिखो। मैम ये 55 क्या है? तो इसका फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ divided by total of all digits of the life of the asset। ये पहली बात, अगर सम ऑफ ईयर डिजिट से सम आया, इस मेथड का नाम है सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। ये एक मेथड है। ये जब भी मेथड से सम आएगा पहले डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिख लेंगे, डेप्रिसिएशन इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट्स। इसके बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट, ये एक्चुअली 55 है। अगर ये फॉर्मूला यूज करके नहीं करना है, n इंटू एन प्लस 1/2, तो एक इंसान ऐसे भी कर सकता है कि जितना साल है, टोटल 10 ईयर्स है ना, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, वो सारा साल को भी प्लस करे तो भी 55 ही आएगा। पर इस तरह तो कोई नहीं करेगा ना, तो इसलिए इसके लिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला निकला है। पर करके देख लो, सारे साल को प्लस करते जाओ, सारे डिजिट को, 55 ही आएगा। तो ये 55 हम लोग का क्या है, रिमेनिंग लाइफ, सॉरी, रिमेनिंग, तो इसमें हम लोग का जो 55 आया है वो टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट आया है। अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन है कि तुमसे पहले साल का डेप्रिसिएशन मांग रहा है कि सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन मांग रहा है, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन मांग रहा है, कौन सा वाला डेप्रिसिएशन मांग रहा है। अगर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन मांग रहा है, मतलब मशीन 1 साल यूज हो चुका है, तो उसका और लाइफ कितना बचा, 9 ईयर्स बचा। अगर मेरे से थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन मांग रहा है, मतलब 3 साल हम लोगों ने मशीन यूज कर लिया है, तो उसका लाइफ कितना बचा, 7 ईयर्स। तो इस तरह रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट हम लोग के पास आ जाता है। तो पहले मेन काम है अभी का सम देखो, जब तक हम लोग सम नहीं देखेंगे नहीं समझेंगे। इस सम में बोल रहा है इसका ओरिजिनल कॉस्ट है 12,60,000, सैल्वेज वैल्यू नील है, यूजफुल लाइफ 6 है, डेप्रिसिएशन ऑफ द फर्स्ट ईयर, इसमें हम लोग को डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का मांग रहा है, तो सब इसका लाइफ कितना है, 6 साल। तो देखो हम लोग 1 नंबर कर रहे हैं, तो इसका टोटल ऑफ सम ऑफ डिजिट जो नीचे वाला पोर्शन है वो कितना आएगा, तो ये हम लोग का 21 आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए फर्स्ट ईयर का।
तो इक्वल टू कितना होगा, इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 12,60,000। अगर कोई स्क्रैप वैल्यू होगा तो माइनस होगा, नहीं है तो छोड़ दो, इनटू इसका लाइफ कितना बचा, 5 ईयर्स ही लाइफ बचा, क्योंकि 6 साल का लाइफ था, 1 साल हम लोग यूज कर चुके हैं, तो अब इसका लाइफ सिर्फ 5 ईयर्स है। तो इसका फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है 3 लाख। इसका कंप्लीट फॉर्मूला अगर कोई बोलता है, अच्छा इसमें थर्ड डी ऑप्शन ही नहीं दिया है सम में, एक सेकेंड देखो, अगर हम लोग को ऐसा सम देगा, ये सारा इंफॉर्मेशन देगा और बोलेगा डेप्रिसिएशन 2015 का निकालो, तो मशीन कितना साल यूज हो चुका है, 6 साल यूज हो चुका है। तो जिस 6th ईयर का अगर डेप्रिसिएशन निकालने बोला है, तो वो साल को भी रिमेनिंग लाइफ के अंदर लेंगे, मतलब 10 ईयर्स उसका लाइफ है, मेरे को बोला है कि 6 साल यूज हो गया है, तो हम लोग 5 लेंगे, मतलब जितना साल यूज हो गया है उससे एक कम करके लेंगे, ठीक है। मतलब ये बोलना ये चाहता है कि अगर 10 ईयर्स का लाइफ है और हम 6 साल यूज, मेरे को 6th ईयर का निकालने बोला है, तो हम लोग 5 लेंगे। अगर सोचो ये जैसे पहला सम है हम लोग का, पहला सम में हम लोग को बोल रहा है कि 6 साल का था, 1 साल यूज कर चुके हैं, तो हम लोग ऊपर पूरा 6 ही लेंगे। ये क्लियर हुआ? तो बेसिकली इस तरह ये समझ में आएगा, तो इसका 3,60,000 आया। ये सब काफी अच्छे से याद रखना, वरना भूल जाओगे। दूसरा क्या दिया है, ऑब्सोलेसेंस ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट। ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी पुराना हो जाना। जैसे कि पहले हम लोग सब यूज करते थे कीपैड हैंडसेट, उसके बाद आया था क्वैटी, उसके बाद अभी आया है टच। तो जो कीपैड का टेक्नोलॉजी है, हम लोग क्या बोलते हैं, वो टेक्नोलॉजी तो ऑब्सोलेट हो गया है। ऑब्सोलेट हो जाना मतलब टेक्नोलॉजी पुराना हो जाना। तो यहाँ पे दिया ऑब्सोलेसेंस ऑफ अ डेप्रिसिएबल एसेट मे बी कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड, चेंज इन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस आउटपुट, लीगल और अदर रेस्ट्रिक्शन। जो जो चीज से हाँ टेक्नोलॉजी ये चेंज हमको हो रहा है, जैसे अगर प्रोडक्शन मेथड भी इम्प्रूव हो रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी चेंज ही हो रहा है, तभी हम लोग प्रोडक्शन मेथड को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। चेंज इन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस आउटपुट, ये भी। तो बेसिकली इसका आंसर सी है, सारा ही होगा। लीगल और अदर रेस्ट्रिक्शन, तो ऑब्सोलेसेंस का मतलब चारों है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और इम्प्रूवमेंट, चेंज इन मार्केट डिमांड, लीगल और अदर रेस्ट्रिक्शन। 3 में दिया है the number of production of similar units expected to be obtained from the use of an asset by an enterprise. Number of production of similar units expected to be obtained for the use. इसका क्या होगा, 3 का बी, यूजफुल लाइफ। हम लोग जब भी बोलते हैं कि इतना यूनिट ही इससे प्रोड्यूस होगा, मतलब हम लोग उसका लाइफ बताते हैं। जैसे अगर एक मशीन खरीद कर लाएं और हम तुम लोग को बोले कि इस मशीन से सिर्फ 1000 पीस ही बना पाओगे, 1000 के बाद और बना नहीं पाओगे, हम इस तरह बोलकर तुमको सामान बेच दिए हैं, तो हम उसका लाइफ कैसे बताएं, साल में नहीं बताएं। देखो, 2 तरीके से सामान बेचा जाता है। कुछ सेलर बोलेंगे कि ये मशीन आपका जैसे कोई मोबाइल खरीदने जाते हो, तो वो क्या बोलता है, ये मोबाइल खरीदिए, 2 साल तक देखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 2 साल तक आराम से ये मोबाइल चलेगा। वो लाइफ कैसे बताता है, ईयर में, 2 ईयर्स। पर जब तुम लोग प्रिंटर का इंक खरीदने जाते हो, तो प्रिंटर का इंक को साल से मतलब नहीं है, तुम लोग कितना यूज करते हो उससे मतलब है। वो क्या बोलता है, इससे आपका सिर्फ 400 पेज निकलेगा। वो लाइफ नहीं बताता है कि 2 साल तक जितना मर्जी उतना पेज निकालते जाइए, वो तुमको बोलता है 400 पेज निकलेगा।
तो वो लाइफ कैसे बता रहा है? पेज में। एक दिन में अगर 400 पेज निकाल दोगे तो एक दिन में खत्म हो जाएगा इंक। अगर एक साल तक 400 पेज निकालते रहोगे तो एक साल तक चलेगा। तो इंक का लाइफ ईयर में नहीं होता है, पेज में होता है। तो जब कोई हम लोगों को किसी प्रोडक्शन का कितना यूनिट बन सकता है ये बताता है, मतलब उसका यूजफुल लाइफ बताता है। उसके बाद बोल रहा है इफ अ कंसर्न प्रोपोजेस टू डिसकंटिन्यू इट्स बिजनेस, अगर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर देंगे, मतलब और नहीं चलाएंगे, फ्रॉम मार्च 2015 में बंद कर देंगे अपना बिजनेस, एंड डिसाइड्स टू डिस्पोज ऑफ ऑल इट्स प्लांट्स, और सारा प्लांट अपना हम लोग डिस्पोज कर देंगे, फेंक देंगे, विद इन अ पीरियड ऑफ 4 months, 4 महीने के अंदर सारा प्लांट हम लोग फेंक देंगे। द बैलेंस शीट शुड इंडिकेट द प्लांट्स एट देयर, तो बैलेंस शीट में प्लांट किस वैल्यू में लिखेंगे? वैल्यू, हाँ रिजल्ट। हाँ, क्यों? देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है जितने में हम लोग एसेट को खरीद कर लाए हैं, पर बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखते जाते हैं? जितने में जो उसका वैल्यू बचा। जैसे इसका हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना है? 10,000। इसका हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना है? 10,000। पर वो 2009 में, 2010 के बैलेंस शीट में कितना दिखेगा? 9,000। 2011 के बैलेंस शीट में कितना दिखेगा? 8,000। 2012 के बैलेंस शीट में कितना दिखेगा? 7,000। तो उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं दिखता है, उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू दिखाई देता है। आज उसको कितने में हम लोग बेच सकते हैं, रियलाइजेबल मतलब कितना रियलाइज हो सकता है, कितने में बेच सकते हैं, तो हम लोगों को बैलेंस शीट में नजर आता है एनआरवी, हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं। Okay. हाँ, उसके बाद बोल रहा है 5 नंबर, इन द केस ऑफ डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ अ प्लान which is for the first time revalued, the account to be debited is, इसका क्या मतलब हुआ? हम लोग का जैसे कि हम लोग बहुत बार कोई रीजन होता है, जैसे कि अपना हम लोग कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या अपने बिजनेस का वैल्यूएशन जानना चाहते हैं, तो ये सारे रीजन है ना, हम लोग अपने सारे एसेट का वैल्यूएशन करते हैं, वैल्यू निकालते हैं कि बैठ कर देखें सारा एसेट का क्या वैल्यू है। तो इसको कहते हैं रिवैल्यूएशन, दोबारा वैल्यूएशन करना। तो जब कभी सोचो वैल्यूएशन किए, मेरा प्लांट दिखाई दे रहा था 7,000 का, बैलेंस शीट में लिखा हुआ कितना था? 7,000। आज जब मार्केट में निकले हैं उसका वैल्यूएशन करने, तब पता चला कि अब उसका वैल्यू 7,000 नहीं है, 6,000 है। ऐसा कहाँ होता है? तुम लोग के हाथ में जो मोबाइल है वो तुम लोगों ने खरीदा होगा सोचो 15,000 में, पर आज अगर उसका मार्केट में रेट पता करोगे तो कम जाएगा, हो सकता है मार्केट में अभी उसका वैल्यू कितना हो? 12,000। तो तुम लोगों का क्या हुआ? डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया, दाम गिर गया। तो बोल रहे अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगा पहली बार तो क्या अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे? तो हम लोग किसको डेबिट कर देते हैं? रिवैल्यूएशन नहीं, पीएल को। हम एक एक करके बता दे रहे हैं। डेबिट मतलब जर्नल एंट्री करते वक्त डेबिट में लिखना। प्लांट अकाउंट डेबिट कब होता है? जब नया प्लांट आया है, व्हाट कम्स इन डेबिट। हम लोग कोई प्लांट खरीद कर तो लाए नहीं है, तो प्लांट डेबिट तो नहीं हो सकता। रिवैल्यूएशन रिजर्व कब खुलता है? जब एसेट का दाम बढ़ता है। क्यों पीएल में जाएगा? देखो रिजर्व कब बनता है? जब हम लोग के पास पैसा प्रॉफिट होता है तो हम लोग रिजर्व बनाते हैं। तो यहाँ पे दाम बढ़ा नहीं है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व बना दे, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं बनेगा। जब डिक्रीज होगा तो पीएल में चला जाएगा, लॉस बोलकर कि हम लोग को लॉस हो गया। तो लॉस कहाँ जाता है? डेबिट में।
इसलिए पीएल को डेबिट में लिख देंगे। पीएल कहाँ जाता है? पीएल अगर डेबिट में लिखो तो लॉस, क्रेडिट में लिख दो तो प्रॉफिट। इसलिए जब भी प्लांट का वैल्यू गिरेगा हम लोग को लॉस होगा, कोई भी एसेट गिरेगा तो लॉस ही होगा बिजनेस को, और लॉस कहाँ जाता है? पीएल में, इसलिए हमेशा पीएल में जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है द पोर्शन ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट मतलब परचेज कॉस्ट of the tangible asset yet to be allocated is known as। देखो WDV का मतलब क्या होता है, एक चीज बता रहे हैं। ये हम लोग का पूरा प्राइस चार्ट है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? 10,000। तो अगर कोई पूछता है हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, तो हम लोग बोलते हैं जितने में परचेज किए। अभी 7,000 जो है ये अभी भी डेप्रिसिएशन होना बाकी है, इसके बाद और नेक्स्ट ईयर इससे हजार लेस होगा, तो 7,000 अभी भी डेप्रिशिएट होना बाकी है। जो अभी भी डेप्रिशिएट होना बाकी है हम लोग उस पोर्शन को WDV कहते हैं। तो WDV कहते हैं, हर बार जिसको बैलेंस लिखते हैं ना उसी को हम लोग WDV कहते हैं, क्योंकि उसमें अभी भी डेप्रिसिएशन होना बाकी है, तो इसलिए WDV होगा। अच्छा, उसके बाद लिख रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। हम लोग डेप्रिसिएशन क्यों देते हैं? क्रिएट सीक्रेट रिजर्व, एक सीक्रेट रिजर्व बनाने के लिए। रिड्यूस द बुक वैल्यू ऑफ एसेट, हम लोग को अपने एसेट का वैल्यू गिराना होता है इसलिए, या एलोकेट कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो एक बात बता दें, हमेशा सी, क्योंकि ए और बी तो क्लियरली रॉन्ग है तो सी ही होगा। 8 में दिया है हम लोग को ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अ मशीन was 25,20,000, salvage value was 1,20,000, useful life was 6 years, annual depreciation under straight line method। ये मेरे को तुम लोग बताओ, SLM में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू by 6। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 25,20,000। स्क्रैप वैल्यू कितना है? 1,20,000। लाइफ B कितना है? 6 2000 इयर्स। तो आएगा 4 लाख, मतलब बी। oh sorry 4 lakh। हाँ, इसके बाद नंबर 9, नंबर 9 में दिया है द कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज 20 लाख, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 20 लाख। 2 years लेटर, मतलब 2 साल बीत चुका है, द बुक वैल्यू इज 10 लाख, 2 साल के बाद उसका वैल्यू कितना है? 10 लाख। तो स्ट्रेट लाइन परसेंटेज डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो पहले बताओ स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कितना होगा? एक चीज ऐसे मेंटली सोचो, कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, मेंटली सोचो। 2 साल में एसेट SLM है तो हर साल सेम डेप्रिसिएशन होगा। 2 साल में उसका 10 लाख है तो और 20 लाख में से 10 लाख तो उसका वैल्यू खत्म हो गया। मैम 25%, सॉरी। हाँ हाँ 2 years बोला था हाँ मैंने। क्यों? देखो 2 साल में वो 10 लाख उसका वैल्यू गिर गया है, क्योंकि वो 20 लाख का था, 10 लाख से उसका वैल्यू गिर गया है, तभी तो 10 लाख बचा है। तो 2 साल में अगर डेप्रिसिएशन 10 लाख हुआ है तो और 2 साल में डेप्रिसिएशन 10 लाख होगा, तो उसका लाइफ टोटल कितना था? 4 साल।
तो 4 साल अगर उसका लाइफ था तो हर साल 25% वो गिरता है। अच्छा, नंबर 10, ये ईयर ऑफ डिजिट मेथड से है, ये करके बताओ। अच्छा देखो, नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स डज नॉट डेप्रिशिएट, इसमें से कौन सा एसेट है जो डेप्रिशिएट नहीं करता? लैंड इज द ओनली And फिक्स, हाँ, लैंड इज द ओनली फिक्स्ड एसेट। कभी कोई सुना है लैंड बहुत साल बाद लैंड का वैल्यू गिर गया? हर आदमी को पता है जमीन खरीद के रख लो, उसका दाम फ्यूचर में बढ़ेगा ही। तो लैंड एक अकेला एसेट है विच कैन नॉट बी डेप्रिशिएट, इट ऑलवेज एप्रिशिएट, हमेशा दाम बढ़ता है। तो 11 का सी। 12 देखो, अ कंपनी परचेस्ड अ मशीनरी ऑन April 1, 2010, हम लोग एक मशीन खरीदे हैं 1/4/10 में 15 लाख में। It is estimated that the machinery have a useful life of 5 years. तो 12 नंबर है, इसका कॉस्ट कितना है? 15 लाख। 15 लाख इसका कॉस्ट है। It is estimated that machinery have useful life 5 years. इसका यूजफुल लाइफ है 5 years। उसके बाद which it will have no salvage value, salvage value नहीं है। The depreciation charge during the year 14-15, 14-15 में इसका क्या depreciation होगा? तो पहले निकाल लो इसका 1 साल का depreciation। क्या फॉर्मूला है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 15 लाख। सैल्वेज वैल्यू तो है ही नहीं, डिवाइडेड बाय लाइफ मतलब 5 इयर्स, तो कितना आएगा? 3 लाख। तो हर साल इसका कितना होगा? 14-15 में हो चाहे जब भी हो, इसका कितना होगा? 3 लाख ही होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मैम मेथड में। वो स्ट्रेट लाइन मेथड है ना? हाँ, तो इफ नथिंग इज मेंशन्ड इट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला ही है हम लोग के पास क्लियरली, तो फॉर्मूला में बैठा है 3 लाख निकल गया। अब वो कंफ्यूज करने के लिए देगा 14-15 का बताओ, 15-16 का बताओ। किसी भी ईयर का हम लोग देख ले, 1000 ही होगा तो एक बार ही निकालना है। तो 3 लाख निकाल लिए, हर साल का वही है। उसके बाद 13 नंबर, if the equipment account has a balance of 22,50,000 and its accumulated depreciation account has a balance of 14 lakh, the book value of the equipment is, ये हम समझा रहे हैं, ये भी अगेन क्लास 11 में होता है, पर स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेकर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है? देखो, ध्यान से समझो। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो हम लोग का वैल्यू को गिरता है, एसेट का वैल्यू गिरता है, और हम लोग हर साल, देखो अगर सिर्फ डेप्रिसिएशन होता है, मतलब देखो दो तरीके का सम आता है। हम 11 में थोड़ा सा जा रहे हैं, नहीं तो कॉन्सेप्ट नहीं सिखा पाएंगे। वहां पे हम लोग को दो तरीके का सम देता था। एक में लिखता था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड, एक में लिखता था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन्ड। तो बेसिकली, और कुछ नहीं बोलता है, जैसे अभी तक कुछ नहीं बोल रहा था तो हम लोग नॉट मेंटेन्ड ही समझते हैं। और कुछ भी नहीं बोला हुआ रहता है तो हम लोग उसको नॉट मेंटेन्ड वाला सम ही समझते हैं। ये बात पहले क्लियर है। अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं?
एक पीएल होता है, एक बैलेंस शीट होता है। जब हम लोग का डेप्रिसिएशन, ये वाले सम को लेते हैं, हम लोग का डेप्रिसिएशन कितना था, 1000 था। हम लोग एसेट खरीद के कितने में लाए थे, 10,000 में। तो हम लोग इसको करते क्या है, हम लोग बैलेंस शीट अगर 2009 का बना रहे हैं तो बैलेंस शीट में जाके लिखते हैं प्लांट खरीदे हैं 10,000 का, डेप्रिसिएशन दे देते हैं 1000 का, और बोलते हैं 9,000 का एसेट बचा है। सभी को फाइनल अकाउंट्स पता है, फाइनल अकाउंट्स में हम लोग बैलेंस शीट में ये करते हैं, और इस 1000 को पीएल में जाके 2 में लिखते हैं। ऐसा हम लोग करते हैं। अब बेसिकली हम लोग नेक्स्ट ईयर का हम लोग को पता नहीं है, पर हम लोग करते क्या होंगे, फिर 2010 आ जाता होगा। हम लोग यहाँ पे प्लांट कितना लिखते होंगे, 9,000। और फिर हम लोग उससे 1000 लेस करते होंगे, 8,000 आ जाता होगा, और उस साल के पीएल में फिर से जाके 2 डेप्रिसिएशन लिख देते होंगे। मतलब हम लोग हर साल ऐसा ही करते हैं। 2011, 2012, 2013, 10 साल का लाइफ है तो 10 साल तक ऐसा ही करेंगे। 10 साल के बाद जब ये एसेट चला जाएगा तो बैलेंस शीट में लिखना बंद कर देंगे, पीएल में भी लिखना बंद कर देंगे, और बीच में कभी बेच दिए तो भी लिखना बंद कर देंगे। पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन रहता है तो ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखो, हम लोग प्लांट तो लिखते हैं 10,000, पर 1,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं लिखते हैं, और पीएल में आकर भी 2 डेप्रिसिएशन नहीं लिखते हैं। इसको, ये जो 1000 डेप्रिसिएशन हुआ, इसको अलग से एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स का नाम रखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। 'सब बच्चों के पास एक पिगी बैंक होता है ना, सेविंग बैंक, जो घर पे बच्चे जिसमें पैसा जमा करते हैं, वैसा ही बिजनेस में भी होता है बिजनेसमैन के पास एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हम लोग अपना बर्थडे बॉक्स बोलकर एक बॉक्स बनाते हैं, जिसमें पूरा साल हम लोग पैसा जमा करते हैं पॉकेट मनी से, और लास्ट में उस पैसे से हम लोग पार्टी करते हैं। तो बेसिकली बॉक्स क्यों बनाए हैं, बर्थडे पार्टी के लिए, तो बॉक्स के ऊपर क्या नाम देंगे, बर्थडे पार्टी। तो वैसे ही बिजनेसमैन ने भी एक बॉक्स बनाया है, जो क्यों बनाया है, डेप्रिसिएशन जमा करने के लिए। तो वो उस बॉक्स का नाम क्या देगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और उसमें कितना रुपया डाल देगा, 1000 रुपीज। तो इस तरह वो भी एक पिगी बैंक बनाया, वो एसेट का वैल्यू को कम नहीं किया। तो तुम लोग का क्वेश्चन, मैम ऐसा वो क्यों करता है, तो मेरा जवाब है, देखो, इस केस में अगर एसेट का वैल्यू गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो 10 इयर्स के बाद एसेट तो खत्म हो जाएगा, पर मेरे को तो वो प्लांट खरीदना है, क्योंकि मेरे को तो बिजनेस करना है। तो हम वो प्लांट जाके फिर खरीदेंगे 10 साल के बाद। 10 साल के बाद मेरे को 10,000 रुपया एक बार में अपने पॉकेट से निकालना होगा। उस साल मेरे को लगेगा, अरे इस साल बहुत खर्च हो गया, 10,000 का प्लांट खरीदना पड़ा, तो मेरे को उस साल बहुत बर्डन लगेगा, बहुत प्रेशर लगेगा। तो यहाँ बिजनेसमैन क्या करता है, वो वाला प्रेशर लेना नहीं चाहता है। बिजनेसमैन क्या करता है, बॉक्स में 1000 10 साल तक डालता है, बॉक्स में 10 ईयर में कितना हो जाता है, 10,000। अब जब वो मशीन खरीदने जाएगा, उस बॉक्स को खोलेगा, उससे 10,000 निकालेगा और खरीद लेगा, उसको किसी भी तरीके का प्रेशर फील नहीं होगा। अब वो इसमें क्या किया, बैलेंस शीट में एसेट को खत्म नहीं किया, हर साल 10 साल तक प्लांट 10,000, प्लांट 10,000 लिखता जाएगा।
2010 में भी वो क्या लिखेगा, 10,000, और साइड में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिखाता रहेगा। अब अगर हम तुम लोग से पूछें कि अब प्लांट का वैल्यू क्या है, यहाँ तो प्लांट का वैल्यू तुम लोग को सीधे दिख जाता है, 9,000 है, 2 साल के बाद 8,000 है। यहाँ हम पूछे प्लांट का वैल्यू कितना है, तो तुम लोग ये 10,000 लोगे और बोलोगे मैम पिगी बैंक में 2,000 दिख रहा है, तो मशीन का वैल्यू, प्लांट का वैल्यू 8,000 है। 10,000 में तो खरीदा है, 2,000 वो पिगी बैंक में डाला है, तो टोटल उस मशीन का वैल्यू अभी 8,000 है। तो इस तरह भी हम लोग 8,000 बता सकते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ तक जान लेने के बाद क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। द कॉस्ट ऑफ मशीन इज, नहीं सॉरी, if the equipment account has a balance of 22,50,000, वो जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट का अभी वैल्यू कितना है, 22,50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, 14 लाख। तो बुक वैल्यू इक्विपमेंट का कितना होगा। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, उसका आज का वैल्यू, मतलब WDV। 8,50,000। क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू कितना है, मतलब हम लोग बैलेंस शीट में कितना लिखते हैं, 22,50,000। खरीद कर लाए थे 22,50,000 में। डेप्रिसिएशन मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लोग का 14 लाख है, तो आज उसका बुक वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू मतलब उसका आज का वैल्यू। तो आज का वैल्यू उसका सीधे 22,50,000 में लाए थे, उसे 14 लाख एक बार में लेस कर दो, हम लोग आ जाएगा आज उसका वैल्यू कितना है, दैट इज 8,50,000। मैम